Hello all, myself Professor Anil Kumar, and today we will be discussing the next topic of operating system concepts in Linux. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो ये जो स्लाइड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये गैल्विन की बुक आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, मैं वहाँ से ही यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली एज इट इज़। पर जो हम रेफ़र कर रहे हैं, हम कल्याणी की बुक रेफ़र कर रहे हैं एज़ पर सिलेबस। तो जो मैं थ्योरेटिकली आपको बताऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कल्याणी की बुक्स में से ही ज़्यादा हो। बट ये जो स्लाइड्स हैं ये गैल्विन की एज इट इज़ आपको इवन इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, तो इनको भी आप एज फॉर रिवीजन पर्पस आप इनको यूज़ कर सकते हो। पर क्योंकि इसमें सिर्फ हिंट वगैरह दिए होते हैं, ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दे रखी होती, तो मैं इन्हीं स्लाइड्स की हेल्प से आपका ये वाला जो टॉपिक है ये कवर कर दूँगा। तो सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड इन द सेंस कि हम मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या स्टडी करेंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो क्या है कि हमें पता है कि हमें जो भी हमने कंप्यूटर में हम जो भी एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसे हमें पहले रैम में लेके आना पड़ता है। यहाँ पे मेमोरी का मतलब क्या है, रैम। हम रैम में लेके आते हैं और फिर उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक इनपुट क्यू लगी होती है, जिसे हमने बात किया था कि हमारे पास क्यू होती है जिसमें आपके सारे के सारे प्रोग्राम जो वो लोड हो जाते हैं, और किस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है तो वो सीपीयू शेड्यूलिंग जो एल्गोरिदम है वो वहाँ से डिसाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास मेमोरी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, तो उसमें हो सकता है कि आप जितना भी डाटा को एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो सारा का सारा अकोमोडेट ना हो पाए। तो यानी कि हमें मेमोरी को जो मैनेज करना पड़ता है कि एट ए टाइम उस मेमोरी में कितना डाटा है, ठीक है। कौन से प्रोग्राम को हम लोड कर सकते हैं, कौन से प्रोग्राम जो ऑलरेडी मेमोरी में लोड है उसको किसको हमें निकालना पड़ेगा ताकि हम नए प्रोग्राम के लिए जगह बना सकें। तो ये सारे काम करने के लिए हमारे पास जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है, मेमोरी मैनेजर है हमारे पास। क्या है, मेमोरी मैनेजर, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजर क्या करता है कि ये मेमोरी को मैनेज करेगा। मेनली ये क्या क्या काम करेगा, ये एक तो ट्रैक रखेगा। ट्रैक मतलब कौन सा मेमोरी का पोर्शन यूज़ में और कौन सा फ्री है, ठीक है। किस प्रोसेस को हमने एलोकेट किए हैं, मेमोरी एलोकेट की है और किससे हमें डी एलोकेट करवानी है। किस प्रोसेस को हमें स्वैप करवाना है। स्वैप का मतलब क्या है कि रैम में से हार्ड डिस्क में लेके जाना और हार्ड डिस्क में से दोबारा रैम में लेके आना, उसे हम स्वैपिंग बोल देते हैं, ठीक है। हमें प्रोटेक्शन करनी है। ये हमने वैसे मेमोरी मैनेजमेंट में सारा पढ़ा था कि हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम का जो डाटा है वो दूसरे प्रोग्राम के डाटा को अफेक्ट ना करे, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। तो ये काम भी आपका जो है मेमोरी मैनेजर जो वो करता है, ठीक है। शेयरिंग अगर करवाना चाहते हो, मतलब एक आपके पास ऐसा डाटा है जिसको आप बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो शेयर कर सकते हैं, तो वो काम भी आपका मेमोरी मैनेजर करेगा, ठीक है। अब जो मेमोरी मैनेजर होता है ये आपकी जो मेमोरी एलोकेट करता है, इसके कुछ मेथड्स हैं। एक तो है कंटिग्यूस मेथड। कंटिग्यूस का मतलब क्या है कि जो भी आपको मेमोरी मिलेगी वो लगातार मिलेगी। मतलब जो भी आपने प्रोग्राम लोड करना है तो वो अगर 100 से शुरू हो गया तो 200 तक की जो मेमोरी एड्रेस है वो सारे के सारे उसी प्रोग्राम को दे दिए, यानी कि लगातार उसे मेमोरी मिल गई, स्पेस मिल गई, उसे हम बोलते हैं कंटिग्यूस मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा आता है नॉन कंटिग्यूस। नॉन कंटिग्यूस का मतलब क्या है कि आपको मेमोरी जो है लगातार नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है मेमोरी के किसी पोर्शन में आपके प्रोग्राम का कुछ और हिस्सा पड़ा हो और किसी और पोर्शन में कुछ और हिस्सा, मतलब प्रोग्राम वन के अगर मान लो आप छोटे छोटे चंक्स बना लो, छोटे छोटे हिस्से बना लो, तो वो अलग अलग पोर्शंस में हो सकते हैं। हो सकता है पहला हिस्सा यहाँ पे हो, लास्ट सेकंड लास्ट यहाँ पे हो, उसके बाद कोई और जो हिस्सा है वो कहीं और हो, मतलब उसकी जो लोकेशन है वो कंटिन्यूस नहीं होगी। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है वो पेजिंग का यूज़ कर लेते हैं, या सेगमेंटेशन, ये हम पढ़ेंगे आगे। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन यही आपके मेन टॉपिक हैं इसमें। तो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन का हम यूज़ करेंगे नॉन कंटिग्यूस के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। वर्चुअल में क्या है कि आपके पास रैम उतनी अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी आप जो है डेटा को रैम में लोड कर सकते हैं। मतलब यूज़र को ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारे पास रैम कम है। जैसे आप गेम्स कुछ चलाते हो तो कई बड़ी जीबी की होती है, पर आपके पास उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई होती है कि आपके पास मिनिमम इतनी होनी चाहिए। तो अगर जितने प्रोग्राम की आपको ज़रूरत है रन करने के लिए, अगर आप प्रोग्राम के सिर्फ उतने से हिस्से को रैम में लोड करते हो तो उसे हम बोल देते हैं वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी। मतलब हमें लगता है कि हमारे पास मेमोरी ज़्यादा है पर एक्चुअल में वो नहीं है। इसे हम आप इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे हम बोलते हैं कि गेम में बहुत सारे आपके लेवल्स होते हैं, तो
सारे के सारे लेवल तो आप एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करते। आप एक लेवल को पहले पार करोगे, फिर दूसरे लेवल पे जाओगे, फिर तीसरे पे। पर आपके गेम में तो सारे लेवल्स अवेलेबल हैं, तो इट मीन्स आप लोड कितना करते हो उसका उतना हिस्सा जितने की आपको ज़रूरत है, तो आप उतना सा लेवल को लोड करते हो, उतने को आप रन कर लेते हो। और जब लेवल 1 खत्म हो जाता है तो आप लेवल 1 को दोबारा हार्ड डिस्क में भेज देते हो, और जो लेवल 2 है उसको आप रैम में लेके लोड कर लेते हो। तो वर्चुअली आपके पास रैम कम है, आपकी गेम को ज़्यादा चाहिए, पर आप गेम के सिर्फ उतने से पोर्शन को लोड कर रहे हो जितने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें एड्रेसिंग जो यूज़ होती है वो दो तरह की होती है। एब्सोल्यूट एड्रेस, ये हमने फंडामेंटल या डॉस में कहीं पढ़ा हुआ है कि एब्सोल्यूट मतलब आपको अगर एक्चुअल लोकेशन पता है, एग्जैक्ट आपको एड्रेस दिया गया है, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। जैसे आपने रैम में फलाने किसी नंबर पे जाना है तो उसे हम बोल देंगे कि एब्सोल्यूट एड्रेस। अगर रिलेटिव एड्रेस होता है, मतलब आपके पास कोई बेस एड्रेस है, उसमें आप कुछ ऑफसेट की वैल्यू ऐड करते हो, फिर आप फर्दर वहाँ पे पहुँचते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो तो मैं बोलूँ आपने किसी घर पे जाना, तो मैं बोलता हूँ कि ये पहले घर के को इस घर से आगे 4 घर छोड़ के जो घर होगा वो वहाँ पे आपको जाना है। मतलब जिसका एड्रेस है वो मैं किसी की रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ कि इस घर से आगे 4 घर छोड़ के जो घर है वो आपका एड्रेस है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो वो हो गया रिलेटिव। आपने डायरेक्टली वो एड्रेस नहीं बताया, आपने किसी की रेफरेंस से बताया, यानी कि ये बेस एड्रेस हो गया। यहाँ पे बेस एड्रेस हो गया, इसमें मैंने 4 वैल्यूज़ प्लस की और फाइनली आपको इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस मिला जहाँ पे एक्चुअल में आपको जाना है। ठीक है, तो अब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जो एड्रेसेस दे रखे हैं उसकी बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग मतलब जो आपने एड्रेस दिया है उसको ढूंढना है। ठीक है, या आप कह लो कि उसको हमने एड्रेस असाइन करना है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एड्रेस बाइंडिंग। तो एड्रेस बाइंडिंग आपकी जो है वो 3 तरह की हो सकती है, कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब, क्योंकि ये 3 ही फेज़ है, जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो पहले आप उसको कंपाइल करते हो, फिर आप उसको लोड करते हो, फिर आपको एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनता है ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, कंपाइल जो है इसकी आउटपुट क्या आती है, आपका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। यहाँ पे आपका आएगा लोड मॉड्यूल, और यहाँ पे आपकी EXE फाइल आ जाएगी एग्जीक्यूशन टाइम में। ठीक है, तो सभी को जब आपने एड्रेसिंग देनी है तो अगर जो भी आपकी फाइल्स को एड्रेस मिला है, ठीक है, या आपकी जो मेमोरी एलोकेशन है, अगर वो कंपाइल टाइम हो रही है तो उसे हम बोल देते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब बाइंडिंग का मतलब क्या है, जोड़ना। सो एड्रेस बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इनटू द मेमोरी एड्रेस। आपने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है या डेटा लिखा है उसको मेमोरी में कहाँ जगह मिली है, ठीक है, उसे हम बाइंडिंग बोल देंगे, जोड़ना बोल देंगे। ठीक है, तो अगर कंपाइल टाइम आप ये काम करते हो उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अगर आपने एड्रेस ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस को आपने लोड टाइम में दिया उन तब जनरेट किया तो उसे हम बोल देते हैं लोड टाइम बाइंडिंग। रन टाइम बाइंडिंग, जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो, अगर उस टाइम आप जो है आपको पता चलता है कि आपने किस एड्रेस पे जाना है या आपने कहाँ पे मूव करना है, तो वो आपका हो गया एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। ठीक है, सो इसमें क्या है, बाइंडिंग डिलेड अंटिल रन टाइम तक आप डिले करते हो। इफ़ द प्रोसेस कैन बी मूव ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के टाइम भी आप मेमोरी में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो तो उसे हम बोल देते हैं एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके पास एड्रेसेस। हमारे पास जो है एड्रेस स्पेस हो गया कि आपके एड्रेसेस का आप जैसे कह लो कि कॉपी बोल लो या एड्रेसेस का गोडाउन बोल दो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एड्रेस स्पेस। मतलब मेरे पास बहुत सारे एड्रेसेस इकट्ठे हैं तो इसे मैं बोल दिया एड्रेस स्पेस। ठीक है, मतलब मेरे पास इतनी एड्रेसेस की स्पेस है, इतनी जगह मेरे पास है एड्रेसेस को रखने के लिए। तो जितने हमारे पास लॉजिकल एड्रेस अवेलेबल होंगे उनको बोल देंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और जितने हमारे पास फिजिकल एड्रेस होंगे उन्हें हम बोल देंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब बात आती है कि लॉजिकल क्या है और फिजिकल क्या है। ठीक है, तो जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जो कुछ भी हम प्रोग्राम में एड्रेस यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। यानी कि वो एड्रेस जिन्हें CPU जनरेट करता है, इन्हें वर्चुअल एड्रेस भी कहा जाता है। मतलब ये कोई एक्चुअल एड्रेस नहीं है। एक्चुअल एड्रेस तो क्या है, फिजिकल एड्रेस। जो आपकी मेमोरी यूनिट पे, जो आपके रैम में है, वो आपका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है। यानी कि मान लीजिए आप रैम में है यहाँ पे, ठीक है, ये रैम में ऐसे वर्ड्स बने हुए हैं, तो यहाँ का जो ये एड्रेस होगा इसे हम बोलेंगे फिजिकल एड्रेस। मतलब रैम में ये है एक्चुअल फिजिकल एड्रेस। पर जो प्रोग्राम में आपने कुछ एड्रेस दे दिया तो वो आपका, या CPU ने कुछ जनरेट कर दिया तो वो लॉजिकल है। तो वो लॉजिकल एड्रेस किस फिजिकल एड्रेस को शो करता है उसे हम बोलते हैं मैपिंग। वर्ड यूज़ करेंगे आगे, इसे हम बोलेंगे मैपिंग।
जैसे अभी आपने देखा होगा आधार कार्ड में भी है, वर्चुअल आईडी निकल जाती है, वर्चुअल आधार कार्ड, वीआईडी नंबर आ गए हैं आजकल। तो उसमें क्या है कि आपका वर्चुअल आधार कार्ड नंबर कुछ और है, ओरिजिनल कुछ और है, पर इसकी मैपिंग उन्होंने इस ढंग से कर रखी है कि अगर आप वर्चुअल आईडी कार्ड भी भरते हो तो इट मीन्स आप अपना ओरिजिनल ही यूज़ कर रहे हो। तो वो बनाया क्यों गया है कि ताकि आप अपना ओरिजिनल नंबर ना बता सको, आप कोई और नंबर बता दो, क्योंकि वर्चुअल आईडी आप जितनी मर्जी बार जनरेट कर लो, हर बार अलग अलग ही आएगी, पर उसकी मैपिंग इसके साथ ही होगी, मतलब उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है वो सॉफ्टवेयर जानता है। तो उसी तरह आपका यहाँ पे हो गया कि आपका प्रोग्राम में जो आप एड्रेस यूज़ करते हो उन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसेस। तो लॉजिकल एड्रेसेस को आपको फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब लॉजिकल एड्रेसेस की कॉम्बिनेशंस को, या जितने हमारे पास लॉजिकल एड्रेस हम जनरेट कर सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और फिजिकल एड्रेस स्पेस होगी जितने हमारे पास फिजिकल एड्रेसेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो द सेट ऑफ फिजिकल एड्रेसेस विच द प्रोसेस एक्चुअली ऑक्यूपाइज मीन्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। और सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो ये हमने बात कर दी है कि लॉजिकल एड्रेस को हमें फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसे हम बोलते हैं मेमोरी मैपिंग, इसे हम बोलते हैं मेमोरी मैपिंग, ठीक है। तो मेमोरी मैपिंग करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस विच मैप्स द वर्चुअल टू द फिजिकल एड्रेस, मतलब वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए आप बोल सकते हो, उसे हम बोलते हैं MMU। तो MMU में क्या होता है कि आपका एक रीलोकेशन रजिस्टर सा होता है, मतलब आपके पास एक बेस एड्रेस होगा, उसमें आप जो है मतलब रीलोकेशन रजिस्टर मतलब उसको रीलोकेट करता है, आपने ये लॉजिकल एड्रेस दिया है पर इसको रीलोकेट करके फिजिकल एड्रेस तक कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रीलोकेशन एड्रेस में एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय यूजर प्रोसेस एट अ टाइम इज सेंड टू द मेमोरी, मतलब रीलोकेशन एड्रेस रजिस्टर में आप लॉजिकल एड्रेस को ऐड कर दोगे तो जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आपका फिजिकल एड्रेस होगा, ठीक है। तो जो यूज़र होता है वो हमेशा लॉजिकल एड्रेसेस के साथ डील करता है, उसे कभी भी फिजिकल एड्रेसेस जो है वो दिखाई नहीं देते या उसे पता नहीं होता कि फिजिकल एड्रेस क्या है, ठीक है। तो जैसे रीलोकेशन की एग्जांपल यहाँ पे दे रखी है इन्होंने कि मतलब यहाँ पे इफ़ेक्टिव एड्रेस मतलब फाइनल एड्रेस क्या होगा आपके पास, इफ़ेक्टिव एड्रेस, फाइनली आपके पास क्या एड्रेस आएगा, जो आपने लॉजिकल एड्रेस यूज़ किया है प्लस रीलोकेशन रजिस्टर, मैंने आप पहले जैसे आपको बताया। तो लॉजिकल, मान लीजिए आपका रीलोकेशन एड्रेस की जो वैल्यू है वो है जैसे इन्होंने दे रखी है 46,000, ठीक है। तो ये कल्याणी की बुक में से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू है। तो जो भी आपने लॉजिकल रजिस्टर की वैल्यू बताई, मान लीजिए 400 बताई, तो आप 400 इसमें प्लस कर दोगे तो आपको एक्चुअल फिजिकल एड्रेस कितना बनेगा, 46400। मतलब ये प्रोग्राम आपका कौन सी लोकेशन पे जाना चाहता है, 400th लॉजिकल लोकेशन पर, वो एक्चुअल फिजिकली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 400 के ऊपर, ठीक है। तो वो हमने कहाँ से आइडेंटिफाई किया, रीलोकेशन से। जैसे मैं बोल दूँ कि मुझे 7वें घर पे जाना है, किसी सोसाइटी में चला जाऊँ और मैं बोलूँ कि मुझे 7th हाउस में जाना है, तो वो 7th हाउस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए वहाँ का जो पहला घर है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स मुझे कौन से घर में जाना है, 107th, ठीक है। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हो कि आपने रीलोकेट कर दिया सिर्फ। इसके बाद आपका कंसेप्ट आता है स्वैपिंग, ठीक है। तो स्वैपिंग का मतलब क्या है, आपने सी या C++ में स्वैप 2 नंबर्स किया होगा, ठीक है। मतलब एक नंबर की वैल्यू दूसरे में, दूसरे की पहले में, तो उसे हम बोल देते हैं स्वैपिंग। यहाँ पे स्वैपिंग का क्या मतलब है, आपके पास ना हार्ड डिस्क है, ठीक है, और आपके पास है रैम। तो आपके जो सारे के सारे प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क में है, ठीक है, और रैम में आपके पास जो है वो वाले प्रोग्राम है जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अब रैम की जो स्टोरेज है वो कम है, तो आप हार्ड डिस्क में से कुछ प्रोग्राम यहाँ पे उठा के लेके जाओगे और उस प्रोग्राम का जो हिस्सा एग्जीक्यूट होना था उसको यहाँ पे रखोगे, और जो हिस्सा जो एग्जीक्यूट नहीं होना है उसे आप वापस हार्ड डिस्क में ले आओगे। तो ये आप प्रोग्राम को स्वैप इन कर रहे हो, बार बार रैम में भेज रहे हो और रैम से बाहर निकाल रहे हो, तो उसे बोलते हैं स्वैप आउट। सो अ प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्परेरीली, इसे हम टेम्परेरीली करते हैं, थोड़ी देर के लिए करते हैं, ठीक है, टू अ बैकिंग स्टोर यानी कि आपका हार्ड डिस्क में ये कोई जगह होगी और उसके बाद फिर से उसे दोबारा मेमोरी में ले आएंगे फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन। कहने का मतलब इसका कुछ पोर्शन रैम में ले आए जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जब उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो उसको वापस हार्ड डिस्क में ले आए और हार्ड डिस्क से वो वाला पोर्शन उठा के ले आए जिसकी इस प्रोग्राम को आगे ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया रोल इन रोल आउट, जो आपकी कल्याणी की बुक है उसमें वर्ड यूज़ कर रखा है स्वैप इन स्वैप आउट, ठीक है।
तो बैकिंग स्टोर यानी कि हार्ड डिस्क का ही कुछ हिस्सा होता है, जैसे फास्ट डिस्क लार्ज इनफ, मतलब ये डिस्क जो फास्ट होगी ये इतनी बड़ी होगी कि आपके मेमोरी में सभी यूज़र्स की जो प्रोग्राम है उनकी कॉपीज़ को ये अपने अंदर रख सकती है। ठीक है, इन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मेजर पार्ट ऑफ द स्वैप टाइम इज द ट्रांसफर टाइम। टोटल ट्रांसफर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द मेमोरी स्वैप। नॉर्मली स्वैपिंग में जो आपका टाइम कंज्यूम होता है वो ट्रांसफर टाइम में कंज्यूम होता है। मतलब आपने यहाँ एक प्रोग्राम तो वही है, उसी के पोर्शन को आपको स्वैप इन करना है, उसी के पोर्शन को आपको स्वैप आउट करना है। तो इस ट्रांसफ़र में कितना टाइम लगता है वो आपका टोटल टाइम हो जाएगा स्वैपिंग में। ठीक है, तो जैसे इसके आगे डायग्राम है, ये देखिए, ये जैसे डायग्राम है तो ये बैकिंग स्टोर है। ये प्रोसेस एक ही प्रोग्राम के दो हिस्से हो गए, मान लीजिए प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। तो इसको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ने लोड किया होगा, अब उसका काम खत्म हो गया तो इसने स्वैप आउट उसको बाहर निकाल दिया, P2 उसके अगले प्रोसेस को अंदर ले आया मेन मेमोरी में ताकि उसको रन कर सके। ठीक है, अब इसमें भी जो बाइंडिंग है वो दो तरह की होती है। अगर बाइंडिंग आपकी स्टैटिक है तो हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या रेज होता है कि जब आपने स्वैप इन और स्वैप आउट किया तो क्या आपका प्रोसेस मेमोरी के उसी हिस्से में दोबारा लोड होगा जहाँ से उसको खाली किया गया था। मान लीजिए P1 की भी ज़रूरत नहीं है तो हमने यहाँ से इसको निकाल दिया। बाई चांस P1 को अगर दोबारा हमें लेके आना है तो क्या वो मेमोरी में यही स्पेस लेगा जो उसने छोड़ी थी। ठीक है, सो एन इंपॉर्टेंट इशू इन स्वैपिंग इज वेदर द प्रोसेस दैट इज स्वैप्ड आउट, जिसे हमने बाहर निकाला है, विल बी स्वैप्ड बैक इनटू द मेमोरी, जो दोबारा मेन मेमोरी में आएगा, बैक इनटू द सेम मेमोरी स्पेस इट ऑक्यूपाइड प्रीवियसली और नॉट। जो उसे पहले मेमोरी मिली थी क्या उसे वही दोबारा मेमोरी मिलेगी या कोई और मिलेगी, वही लोकेशन मिलेगी या नहीं कोई और मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है, इफ़ द एड्रेस बाइंडिंग इज स्टैटिक। अगर आप स्टैटिक बाइंडिंग को यूज़ कर रहे हो तब तो आपको सेम स्पेस मिलेगी, बट अगर आप डायनेमिक यूज़ कर रहे हो तो आपको सेम स्पेस जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब स्वैपिंग जो इतनी फास्ट होनी चाहिए कि ये मतलब अलग से एक सिरदर्दी ना बन जाए आपके कंप्यूटर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेबस में जो है वो है पेजिंग। पर पेजिंग से पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेमोरी एलोकेट कैसे होती है, क्योंकि ये हमें इसलिए ज़रूरत है इसकी ताकि बाद में ना हम ये कुछ वर्ड्स शायद यूज़ करें तो उस समय आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्री होल्स, मतलब आपके कंप्यूटर में ये फ्री जगह पड़ी हुई है मान लीजिए, है ना। तो जब भी आपका नया प्रोसेस आता है तो उसको तीन तरह से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में मतलब जो भी पहली खाली जगह मिल गई, जो भी पहली जगह खाली मिल गई जिसमें वो प्रोसेस आता है उसमें आपने सीधा उसको लोड कर दिया, वो हो गया फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट आप छोटे से छोटी उस खाली जगह को ढूंढते हो जो कि इतनी बड़ी है कि जिसमें आपका प्रोसेस आ सके, उसे हम बोलते हैं बेस्ट फिट। मतलब आपने उस प्रोसेस को सिर्फ उतनी ही मेमोरी वाला स्पेस दिया जितने की उसको ज़रूरत है। फर्स्ट में आपने क्या देखा, पहला ही आपको पोर्शन मिला, अगर वो उस प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकता है, यानी कि उसके पास उतनी खाली जगह है कि प्रोसेस उसमें जा सकता है, तो आपने सीधा उसको दे दिया। आपने ये नहीं देखा कि ये ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ है या उतना ही है जितने इसकी ज़रूरत है, आपने ये चीज़ नहीं देखी। पर बेस्ट फिट में आपने देखा कि आप सिर्फ वही वाला पोर्शन दे रहे हो मेमोरी का जितनी उसको ज़रूरत है। वर्स्ट फिट में क्या है कि हम सबसे बड़ा देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जगह जो है अवेलेबल है वहाँ पे आप प्रोसेस को जो है एलोकेट कर दो मेमोरी, उसे हम बोलते हैं वर्स्ट फिट, सबसे बुरा काम। क्योंकि इसमें केस में क्या किया आपने, सबसे बड़ी जगह दे दी, प्रोसेस आपका इतना छोटा सा है मान लीजिए, तो ये जगह वेस्ट गई। बेस्ट फिट में क्या है, इतनी सी जगह है, इतना सा आपका प्रोसेस है तो ओके है। फर्स्ट फिट में अभी लॉटरी है कि अगर हो सकता है आपको उतनी जगह मिल जाए जितनी की प्रोसेस की ज़रूरत है, जहाँ हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए, तो उस केस में आपकी मेमोरी वेस्टेज है। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और फर्स्ट फिट। अब इनके ऊपर जो है ये प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास टोटल मेमोरी स्पेस तो अवेलेबल है, आपके प्रोसेस को मान लीजिए 200 MB 200 KB हम मान लेते हैं, KB जगह चाहिए, हमारे पास 200 KB जगह तो अवेलेबल है, पर वो नॉन कंटिग्यूस है, वो लगातार नहीं है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, अलग अलग जगह पड़ी हुई है। मतलब 200 KB में से 50 KB यहाँ पे हमारे पास, 100 KB यहाँ पे, 50 KB यहाँ पे है, तो वो लगातार नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है कि जो हमने मेमोरी दी है दे मे बी स्लाइटली लार्जर दैन द रिक्वेस्टेड मेमोरी। मतलब ये आपका होल जो है खाली स्पेस आपको मिली हुई है, ठीक है, ये खाली स्पेस है आपके पास, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है मतलब ये है मान लो 500 KB का, और आपको जो प्रोसेस की चाहिए 450 KB, तो आपका प्रोसेस यहाँ पर लोड हो गया, पर इसकी जो 50 KB है
ये अब आपकी जो है वेस्ट चली गई, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो यानी कि आपके वर्स्ट केस में जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसे ज़्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे स्पेस जो है वो खाली रहेगी, ठीक है। वर्स्ट फिट में हो सकता है हो या ना हो, पर बेस्ट फिट में तो कभी होगी नहीं, ठीक है। तो मतलब जिस तरह आप मेमोरी एलोकेट करते हो उस तरह की उसके बेसिस पे आपकी दो तरह की प्रॉब्लम आती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है तोड़ना, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब आपके पास अलग अलग टुकड़े हैं, वहाँ पे आपका प्रोग्राम तो आ सकता है पर उसके नॉन कंटिन्यूस है वो। इंटरनल में क्या है कि आपके पास खाली जगह तो है पर उसको ऑलरेडी कोई और बंदा यूज़ कर रखा है, मतलब उस ब्लॉक को यूज़ कर रखा है। ब्लॉक था 500 KB का, 450 किसी ने यूज़ कर लिया, 50 KB को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपकी पेजिंग, ठीक है। तो पेजिंग भी आपका एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक ही है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, मेमोरी को नॉन कंटिग्यूस, अब याद रखना है नॉन कंटिग्यूस मेमोरी मिलती है यहाँ पे, नॉन कंटिग्यूस, ठीक है। मतलब आपको लगातार मेमोरी एलोकेट नहीं होती प्रोग्राम को, पेजिंग के केस में आपको नॉन कंटिग्यूस एलोकेट होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये याद रखने वाली चीज़ है, फिज़िकल मेमोरी को हम जो है वो फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब जैसे हमने ब्लॉक्स वर्ड पहले यूज़ किया था, अभी हम उसका टेक्निकल नाम क्या होगा, फ्रेम्स। तो फिजिकल मेमोरी को हमने फ्रेम्स में डिवाइड कर देंगे और लॉजिकल मेमोरी को हम पेजेस में डिवाइड कर देंगे। मतलब एक प्रोसेस के पेजेस तोड़ दिए हमने कि पेज 1 2 3 4 5 ऐसे, और मेन मेमोरी के हमने फ्रेम्स बना दिए। अब ये फ्रेम्स और जो पेजेस हैं ये हमेशा इक्वल साइज़ के होंगे, मतलब अगर आपके पेज 1 KB के हैं तो फ्रेम भी 1 KB के ही होंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप फिजिकल मेमोरी को भी इस ढंग से ब्रेक करते हो कि आपके फ्रेम्स इक्वल साइज़ के हों, और आप लॉजिकल आपके पास जो एड्रेस स्पेस है उसको भी इस ढंग से आप ब्रेक कर देते हो कि आपके जो पेजेस हैं वो भी सेम साइज़ के हों, ठीक है। तो जब भी आपके प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके जिन जिन पेजेस की ज़रूरत है उनको लोड करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि हमें सारे पेजेस की इकट्ठी ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए आपके प्रोसेस में 20 पेजेस हैं, तो हो सकता है आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 5th नंबर पेज की ज़रूरत हो, फिर आपको 7th की, फिर आपको 1st की। तो आप जिस जिस पेज की ज़रूरत होगी आप उसको जो है लोड करोगे। तो हर पेज का क्या दे दिया उन्होंने, पेज नंबर दे दिया। तो जिस पेज नंबर की ज़रूरत है उसको आप लोड करोगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप नहीं लोड करोगे, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस इस केस में क्या बनता है, मतलब लॉजिकल एड्रेस कैसे बनेगा, इसमें आप पेज नंबर बताओगे प्लस ऑफसेट बताओगे, ये दो चीज़ें आप बताओगे, ठीक है। तो पेज नंबर मतलब इस पेज नंबर का डाटा आप चाहते हो, और ऑफसेट उस पेज नंबर में आगे आप कहाँ डाटा को लिखना चाहते हो या रीड करना चाहते हो, उसे हम बोल देंगे ऑफसेट, ठीक है। सो अ पेज ऑफसेट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट विद इन द पेज पी, मतलब उसी पेज के अंदर आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। हो सकता है पेज का जैसे 1 KB साइज़ है तो इसके अंदर भी आपको किसी 400 बाइट पे आपको जाना है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो फिज़िकल एड्रेस होगा, इसी तरह जो आपका फिज़िकल एड्रेस होगा वो क्या बनेगा, आपका फ्रेम नंबर प्लस उसका ऑफसेट, मतलब उस फ्रेम के अंदर आपको किस जगह पे जाना है, ठीक है। तो अभी हमें लॉजिकल टू फिजिकल कन्वर्ट करना है, मतलब क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो तो लॉजिकली ही करेगा, पर आपका एक्चुअल में डाटा तो फिजिकल मेमोरी पे होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है सिंपल सी, तो इस डायग्राम को देखिए। CPU क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, ये हो गया आपका पेज नंबर, और ये होगी डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका ऑफसेट हो गया, ठीक है। बुक में ये ऑफसेट दे रखा है कल्याणी की बुक में, तो मैं ऑफसेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब इस पेज नंबर को हम क्या, हमारे पास क्या होता है, एक पेज टेबल बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप इस पेज नंबर को इस फ्रेम पेज टेबल में ढूंढोगे। पेज टेबल में क्या आपके फ्रेम पड़े हुए हैं, मतलब उस पेज का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम कहाँ है मेमोरी में, वो इस पेज टेबल से आपको पता चल जाता है। तो आप इस पेज नंबर को यहाँ पे ढूंढना शुरू करोगे, ठीक है। तो अगर आपको पेज नंबर मिल गया तो इट मीन्स आपका उस पेज नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रेम है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि मेन मेमोरी में वो एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करोगे, उस फ्रेम नंबर को उठा के अपने पास रख लोगे, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है उसको डायरेक्टली आप इस फ्रेम नंबर में ऐड कर दोगे। तो फिजिकल मेमोरी में आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे पेज नंबर 1 को मुझे ढूंढना है, फ्रेम नंबर यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, डिस्प्लेसमेंट थी इसकी 20, तो 1 प्लस यहाँ पे 20, इस एड्रेस पे मुझे जाना है, मतलब फर्स्ट पेज के 20th
कह लो अपना ब्लॉक पे या 20th बाइट पे मुझे जाना है और मुझे वहाँ से जो भी है रीड करना है या राइट करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो इसकी बुक में एक और एग्जांपल बनी हुई है, वो आप देख सकते हो, सिंपल सी एग्जांपल है, वो भी आप देख लेना। अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, कल्याणी की बुक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है कि आपने पेज टेबल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उसके हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो आप रजिस्टर्स का यूज़ करोगे सिंपली, तो हर रजिस्टर में क्या होगा कि हाई स्पीड लॉजिक लगा हुआ, तो जो क्या है आपके लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। तो आप रजिस्टर्स का यूज़ कर सकते हो, या आप पेज टेबल बेस रजिस्टर का यूज़ कर सकते हो। इस केस में क्या है कि आपका पेज टेबल मेन मेमोरी में होता है, और अ रजिस्टर कॉल्ड पेज टेबल बेस रजिस्टर यूज टू पॉइंट टू द पेज टेबल। तो जो पेज टेबल है, मतलब जो हमने पेज टेबल पढ़ा जिसमें आपके फ्रेम्स लगे होते हैं, उनको कौन रेफ़र करता है, या उनका उसका या आप कह लो नाम क्या है, या उस तक कौन आपको पहुंचाता है, पेज टेबल बेस रजिस्टर, ठीक है। मतलब पेज टेबल तो आपका मेमोरी में ही है, पर पेज टेबल तक कौन सा रजिस्टर या पेज टेबल की जो एंट्री, आप ऐसा बोल सकते हो कि पेज टेबल की एंट्री इस रजिस्टर में होती है, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वाला रजिस्टर जो है वो पेज टेबल को पॉइंट करता है, जैसे मर्जी आप बोल लो, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने किसी और ढंग से इम्प्लीमेंट करना है पेजिंग को, तो यहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी का जो है वो कंसेप्ट होता है। तो TLB यानी कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स में आपके पास पेज नंबर और फ्रेम नंबर दोनों की जो है वो आपके पास एंट्री होती है। तो जो पेज नंबर आप सर्च करना चाहते हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर आपको जो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अगर जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाती है तो उसे हम बोल देते हैं हिट। अगर जो पेज नंबर आप ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं मिस। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे आप परफॉर्मेंस जो है वो मैयर कर देते हो कि आपका मतलब आपकी जो पेजिंग की परफॉर्मेंस क्या है। तो उसकी मैयरमेंट के लिए आप इन्हीं दो चीज़ों का यूज़ करते हो, तो उसे हम बोलते हैं हिट रेशो, ठीक है। उसे हम बोलते हैं हिट रेशो। हिट रेशो आप कैसे निकालोगे कि आपका कितनी बार हिट हुआ और आपने टोटल कितनी बार असेस करने की, मतलब हिट ओवर हिट प्लस मिस कर दोगे तो वो आपका हिट रेशो बन जाएगी कि मैक्सिमम आपका मतलब आप कितनी, आप अगर 100 टाइम्स असेस करते हो तो आपको उसमें से कितनी बार आपको जो पेज आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाता है, तो उसे हम बोलेंगे हिट रेशो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेमोरी प्रोटेक्शन। अब मेमोरी प्रोटेक्शन हमने बात की क्योंकि हम बोल रहे थे कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के डाटा को अफेक्ट ना करे या कोड को अफेक्ट ना करे। तो उसके लिए हम जो मेमोरी प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेशल बिट्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम स्पेशल बिट्स का यूज़ कर लेते हैं। तो जो बिट्स होती हैं दे इंडिकेट वेदर पेज इज़ रीड ऑनली और रीड राइट ऑनली, ठीक है। मतलब हम ये भी यूज़ करते हैं कि ये पेज जो है रीड है, अकेला आप इसको पढ़ सकते हो, और रीड और राइट या दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बता देते हैं आपकी जो स्पेशल बिट होती है। या फिर हम बिट को जो है वैलिड इनवैलिड भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। वैलिड इनवैलिड का मतलब क्या है कि अगर तो ये वैलिड है तो इट मीन्स जो इसके साथ वाले जो पेज हैं, ठीक है, वो जो प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उस प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, तो मीन्स ये आपका लीगल पेज हो गया। अगर वो इनवैलिड है तो इट मीन्स वो वाला पेज जो है वो आपके प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन्स वो इलीगल पेज है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो पेजेस हैं आप इनको शेयर भी कर सकते हो। तो आप शेयरिंग के लिए क्या है कि आपके पास अगर रीड ऑनली है, मतलब रीड ऑनली कोड है, तभी आप उसको शेयर कर सकते हो। रीड ऑनली कोड को हम री एंट्रेंट कोड भी बोलते हैं। री एंट्रेंट कोड का मतलब हो गया आपका प्योर कोड, जिसे आप कभी भी चेंज नहीं करते। या एग्जीक्यूशन के दौरान इस तरह के जो आपका कोड है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसे चेंज नहीं कर सकते उसे आप शेयर कर पाओगे। अगर हर प्रोग्राम उसको चेंज कर सकता है तो आप उसे शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो शेयर कोड है वो आपका हमेशा सेम लोकेशन पे रहेगा हर लॉजिकल एड्रेस के लिए, मतलब हर प्रोसेस का जो लॉजिकल एड्रेस होगा उस पेज के लिए वो सेम तरह के ही जनरेट होगा। अब उसके बाद आती हैं आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में क्या है कि ये जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होती। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी इसमें क्या है कि आपका पेज नंबर और फ्रेम का साइज़ ही बराबर है, तो आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या बोला था कि आपका स्पेसेस अलग अलग पड़ी हुई हैं, पर वो मतलब स्पेस आपके पास टोटल है, पर वो क्या है कि नॉन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसमें तो पहले ही नॉन कंटिन्यूस आप एक तो सेव कर रहे हो, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आप शेयर कर सकते हो।
मल्टी प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करता है और आप इसमें जो है वो शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि द पेज एड्रेस मैपिंग हार्डवेयर यूजली इंक्रीजेज द कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है क्योंकि आपको स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही है। और जब भी आप पेज टेबल को कर रहे हो तो आपको 2 बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ रही है, मतलब आपको पहले फ्रेम को ढूंढना पड़ता है, फिर आप फ्रेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो फिजिकल मेमोरी में जाते हो, तो आपको 2 बार एक्सेस करना पड़ता है, तो वो इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है पर इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है क्योंकि इसमें हमने जैसे ऑफसेट की बात की, तो कुछ ऑफसेट हो सकता है आपके यूज़ हो रहे हों, कुछ ऑफसेट हो सकता है आपके यूज़ ना हो रहे हों, तो आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन में भी सेम ही है कि आपकी जो मेमोरी है वो नॉन कंटिन्यूअस ही रहती है, पर इसमें फ़र्क क्या है। अब सेगमेंटेशन में हम वहाँ पे हमने लॉजिकल एड्रेस को पेजिंग में हमने लॉजिकल एड्रेस को पेजेस में बांटा था, तो यहाँ पे हम लॉजिकल एड्रेस को किस में डिवाइड कर रहे हैं, सेगमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। हम किस में इसको ब्रेक कर रहे हैं, सेगमेंट्स में, मतलब वहाँ पे लॉजिकल एड्रेस को लास्ट में हमने पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है कि लॉजिकल एड्रेस को हम पेजेस में डिवाइड कर रहे थे कि पेजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम्स हो रहे थे, है ना। लॉजिकल एड्रेस को हमने फ्रेम्स पेजिंग में डिवाइड किया था और फिजिकल एड्रेस को हमने फ्रेम्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे क्या है कि लॉजिकल एड्रेस को आप सेगमेंट्स में ही डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। पर वहाँ पे क्या था, पेजेस का साइज़ इक्वल था, यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, आपके सेगमेंट्स का क्या है जो साइज़ है वो वेरिएबल हो सकता है, और सेगमेंट्स को करने की जिम्मेवारी आपके यूज़र की है, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू सेगमेंट लाइज विद द यूज़र, यूज़र की जिम्मेवारी है यहाँ पे सेगमेंट में तोड़ना, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही होगा, आपका सेगमेंट नंबर होगा और ऑफसेट होगा। तो ये जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है ये नॉर्मली यूज़र व्यू दिखाती है, मतलब यूज़र की आसानी के लिए आप कह सकते हो कि आपने मेमोरी को जो बांट रखा होता है। जैसे आप बोलते हो मेन प्रोग्राम है, उसका ये प्रोसीजर है, ये फंक्शन है, लोकल वेरिएबल, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल, तो ये सारे आपके क्या आ गए, सेगमेंट्स आ गए। मतलब आपने उसको प्रोग्राम को सब रूटीन में तोड़ दिया, प्रोसीजर में तोड़ दिया, फंक्शन में तोड़ दिया, तो ये आपने खुद किया, लॉजिकली किया है, ठीक है। तो इसे आप बोलोगे सेगमेंट कि एक सेगमेंट है। तो इसका क्या होगा, आपका हर सेगमेंट का एक सेगमेंट नंबर होगा, देन उसका ऑफसेट होगा, ये सेम वही थ्योरी चलेगी, ठीक है। इसकी सेम वही थ्योरी चलेगी, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट वाली, ठीक है। तो इट मीन्स आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको सेगमेंट नंबर और ऑफसेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस में, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे अब एड्रेस ट्रांसलेशन या मैपिंग, जो भी आप कहना चाहते हो, एड्रेस ट्रांसलेशन बोल दोगे या आप मैपिंग बोल दोगे इसको, ठीक है। तो वो कैसे होती है वो अभी हम देखते हैं। इसकी एक ये तो लॉजिकल व्यू हो गया कि यूज़र स्पेस में आपको ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट लोकेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, पर फिजिकल स्पेस में ये अलग अलग जगह होंगे, फर्स्ट यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3, क्योंकि नॉन कंटिन्यूस हमने पहले बात की है, ठीक है। तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपका सेगमेंट टेबल होता है, जैसे वहाँ पे पेज टेबल था, यहाँ पर आपका सेगमेंट टेबल होता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे सीपीयू होता है, ठीक है। ये आपका सेगमेंट नंबर और ऑफसेट, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेगमेंट टेबल होता है। सेगमेंट टेबल में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, सेगमेंट का नंबर, ठीक है, उसकी लिमिट यानी कि उसकी लेंथ क्या हो सकती है, और उसका बेस एड्रेस यानी कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। तो ये बेस एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सेगमेंट नंबर को इस टेबल में ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑफसेट को जो है चेक करेंगे। पहले हमने सेगमेंट नंबर को, यहाँ से ये एरो जाएगा, सेगमेंट नंबर को हम जो है ढूंढेंगे इस टेबल में। अगर वो सेगमेंट नंबर मिल जाता है तो उसका जो ऑफसेट है उसको हम ये वाली जो लिमिट है, ये वाली जो लिमिट है इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर तो ये लेस देन है तो इट मीन्स, अब लेस देन का मतलब क्या है, ये सेगमेंट टेबल नंबर 1 है, इसकी लिमिट है मान लो 100, बेस एड्रेस हो गया इसका 236 कुछ भी हो गया, है ना। तो 100 की लिमिट है, यानी कि इसमें 100 तक का ऑफसेट हो सकता है, पर आपने यहाँ पे ऑफसेट अगर 104 का लगा दिया तो ये लिमिट ही क्रॉस कर गया,
तो इट मीन्स अगर नो है तो ये आपका इलीगल हो गया काम, ठीक है, आपका एरर आ जाएगा। तो अगर सेगमेंट नंबर ना मिला तब भी एरर आ जाएगा, अगर सेगमेंट नंबर मिल गया और उसके बाद ये ऑफसेट की वैल्यू लिमिट से ज़्यादा होगी तब भी एरर आ जाएगा, और अगर ये लिमिट से लेस देन हुआ तब बेस एड्रेस में ये वाले ऑफसेट को हम प्लस करके हमारी फिजिकल मेमोरी से जो भी डाटा है उसको हम रीड कर लेंगे या राइट कर लेंगे, जो भी हमने करना है, ठीक है। तो यानी कि लॉजिकल एड्रेस में यहाँ पे क्या आता है, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट, ठीक है। सेगमेंट टेबल में आपका बेस एड्रेस भी होगा, कंटेन्स द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस जो हमने बात की थी, ठीक है। स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस यहाँ पे होगा और उसकी लिमिट बताएगी कि उस सेगमेंट की लेंथ क्या है, मतलब यहाँ पे 100 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते थे, या आप कह लो कि इस सेगमेंट में 100 हिस्से हैं, 100 हिस्से इसके हैं, और आप ऑफसेट में 104वां हिस्सा जो है वो असेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका एरर आना चाहिए। अगर आप 99 नंबर को असेस करने की कोशिश करोगे, यानी कि 99 ब्लॉक को या 99 हिस्से को असेस करने की कोशिश करोगे तो आप उसको असेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सेगमेंटेशन का, एड्रेस ट्रांसलेशन के हम सेगमेंटेशन में कैसे करते हैं। अब उसके बाद ना इसमें प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का इसमें भी सेम ही है जैसे वहाँ पे हम पढ़ रहे थे, पर इसमें क्या है कि आपकी जो प्रोटेक्शन बिट्स हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी अलग अलग हैं। तो इसकी वैल्यू हो सकती है रीड, राइट, एग्जीक्यूट या अपेंड। तो रीड का तो आपको क्लियर है, मतलब कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो। राइट का मतलब है कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। एक्स का मतलब होता है कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो जो भी सेगमेंट में वैल्यू है, और ए का मतलब अपेंड। अपेंड का मतलब है कि आप सिर्फ ऐड कर सकते हो, वो भी लास्ट में ऐड कर सकते हो आप, वो भी लास्ट में, पर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बस ये याद रखना है इसमें, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हम प्रोटेक्शन बिट्स का यूज़ कर सकते हैं, हर सेगमेंट के साथ प्रोटेक्शन बिट लग जाएगी। तो जो आपका हार्डवेयर है जो भी असेस करने की कोशिश करेगा सेगमेंट को, तो सबसे पहले वो इन प्रोटेक्शन बिट्स को पढ़ेगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली वो जो है उस पर एक्ट करने की जो है वो कोशिश करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे ये शेयरिंग वाला कंसेप्ट देख लो, ठीक है। तो एलोकेशन तो ये फर्स्ट फिट बेस्ट फिट मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें होगी। आप शेयरिंग इसमें कर सकते हो। तो शेयरिंग का भी सेम ही है कि आपका जो कोड है वो एक सेगमेंट में रख दिया जाएगा और 2 से ज़्यादा जो प्रोसेस हैं उस सेगमेंट को जो वो आपको असेस कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद इसकी है जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है कि इसमें प्रोटेक्शन बिट्स की जो कह लो फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। शेयरिंग इसमें पॉसिबल है, इसकी 2 एडवांटेजेस बता रखी हैं। प्रोटेक्शन की जो बिट्स हैं उनके फीचर्स बोल दो कि आप ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें 4 आपने देखे, रीड, अपेंड का भी आ गया, एग्जीक्यूट का भी आ गया, जबकि पेजिंग में हमने सिर्फ रीड राइट का देखा था या आपने वैलिड और इनवैलिड का देखा था, ठीक है। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है कि इसमें भी 2 बार आप असेस करते हो, 2 मेमोरी रेफरेंस, आपको 2 बार मेमोरी को जो है वो यूज़ करना पड़ता है। पहले आप सेगमेंट नंबर को ढूंढोगे, फिर उस सेगमेंट नंबर के बेस पे जो है आप फिज़िकल मेमोरी पे जाओगे, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। जैसे जैसे आपके सेगमेंट्स का नंबर जो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके सेगमेंटेशन पेज टेबल का जो साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेगमेंट का साइज़ है उसका साइज़ की जो लिमिट्स हैं वो भी आपके यूज़र को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि सेगमेंट्स को मैनेज कौन करेगा, आपका यूज़र। तो सेगमेंट साइज़ के बारे में आपके यूज़र को पता होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल हमने क्या बोला था कि सेगमेंट जो है वो वेरिएबल साइज़ है, तो वेरिएबल साइज़ को जो मैनेज करना है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पे, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो आपका डिपेंड करेगा रैम के ऊपर, कि जितनी आपके पास रैम है या मेन मेमोरी अवेलेबल है उसी के हिसाब से जो है आपकी सेगमेंटेशन की साइज़ जो आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। So this was all about memory management. I hope the concept is clear to you. In case you face an issue, you can contact me. Thank you very much.